गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी केमिस्ट्री क्लास में, जिसका नाम है डियर केमिस्ट्री। और आपको पता है कि हम लोग का जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स, जो कि इंटरमीडिएट फाइनल ईयर का पहला चैप्टर है। और बच्चों, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता वास्तव में इस चैप्टर का सबसे सरल टॉपिक है। बहुत कंफ्यूजिंग भी है, आगे चल के आपको लगेगा कि बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो मतलब है, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। अभिक्रिया की आणविकता, किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट के कितने अणु भाग ले रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बच्चों, एक बात ध्यान रखना है आपको, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एक रिएक्शन जैसे ये लिखा हुआ है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। एक दूसरा रिएक्शन भी लिखता हूं, उसको भी गौर करिए, 2H2 प्लस 2Cl2 इक्वल टू 4HCl। मैथमेटिकली बोथ दीज रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। अगर गणितीय रूप से आप देखिए कि दोनों बैलेंस है, बट वी हैव टू टेक द मिनिमम बैलेंस्ड रिएक्शन। मिनिमम बैलेंस का मतलब ऐसी संतुलित अभिक्रिया, ऐसा बैलेंस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं। इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं, बट ये पूरा का पूरा रिएक्शन दो से डिवाइड हो सकता है। इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं 2, 2, 4। आप 2 से पूरे रिएक्शन को डिवाइड करोगे तो 1, 1, 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन इज 1 molecule of H2 and 1 molecule of Cl2. That is total number of molecules taking part in this reaction is equal to 1 plus 1 equal to 2. So according to definition, the molecularity of this reaction will be 2. So this is the bimolecular reaction. बच्चों, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि total number of molecules, atoms or ions participating in a minimum balanced chemical reaction known as molecularity of that reaction. But आगे चल के बहुत सारी समस्याएं हैं कि बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट करते हैं तो कभी वो 8 आता है, कभी 6 आता है, कभी 10 आता है। लेकिन किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। रिएक्शन को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट इज द सिंपल रिएक्शन? जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल स्टेप नोन एज सिंपल रिएक्शन। एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस मल्टी स्टेप मींस 2 स्टेप, 3 स्टेप में हो रही है, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन ए मिनिमम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। वो मिनिमम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जगह एक वर्ड यूज करेंगे, मिनिमम बैलेंस्ड सिंपल केमिकल रिएक्शन। सिंपल मींस सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सब रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी की जो डेफिनेशन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन पे अप्लाई होगी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो स्थिति कुछ और हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। पहले मैं इसकी छोड़ता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। बोर्ड का बहुत पेट क्वेश्चन है, तो इसकी बच्चों आप डेफिनेशन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पर एटम्स, आयंस भी हो सकते हैं।
participating in a simple मतलब सिंगल स्टेप, कंफ्यूज नहीं होना है। इन ए सिंपल दैट इज सिंगल स्टेप मिनिमम बैलेंस्ड chemical reaction is known as molecularity of the reaction. ये जो डेफिनेशन है बच्चों, इस डेफिनेशन को पढ़ के लगता है कि इस पूरे चैप्टर में इससे जी कोई टॉपिक नहीं। हकीकत भी यही है, लेकिन आगे चल के इतना तामझाम इसमें आ जाता है कि लगता है कि ये टॉपिक ही फेल है। अब फेल है पास है, इसका फैसला पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप स्वयं करेंगे। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्लेस पे अगर कहीं एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं या आयन पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यार मॉलिक्यूल्स की जगह पर स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन ए सिंपल मतलब सिंगल स्टेप मिनिमम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा हुआ है इज नोन एज, ये नोन एज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है के आप लिखिए, नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अगर ऐसे केसेस हैं, देखिए क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं सिंपली। पहला एग्जांपल पीसी डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 is equal to PCl3 plus Cl2. The number of molecules participating। हाँ बच्चों एक बात मैं और क्लियर करूँ, कभी कभी आप पार्टिसिपेट करने का मतलब समझते हैं कि ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये पार्टिसिपेशन के बाद प्रोडक्ट जो बना है वो है। यानी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स आयन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या हमको लेनी है, तो इसका मतलब हम रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की संख्या लेते हैं। तो स्पीसीज रिटर्न टू लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। ये इसमें कुल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या 1 है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को हम लिख देते हैं m इक्वल टू 1, और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसा सिंपल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, H2 plus I2 is equal to 2HI। आप देख सकते हैं एक मोल H2 एक मोल I2। The stoichiometric coefficient of H2 is 1 and I2 is 1. So number of molecules taking part in this reaction, that is M equal to 1 plus 1 equal to 2. So this reaction is known as bimolecular reaction। बाईमॉलिक्यूलर, बाई माने दो, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसी रिएक्शन को अगर हम पलट के लिख दें, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो दोनों डायरेक्शन में इसको लिखा जा सकता है H2 प्लस I2। इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, तो यहां पर भी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, दैट इज इट इज आल्सो ए बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको ट्राई मॉलिक्यूलर का भी दे देता हूं, 2FeCl3 प्लस SnCl2, ये फेरिक क्लोराइड है, ये स्टेनलेस क्लोराइड है, इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। फेरिक क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। इस रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है,
स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज 2 + 1, दैट इज molecularity is 2 + 1 = 3, and such reactions are known as trimolecular. Trimolecular reaction. और बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, मोस्टली ट्राइमोलिकुलर से ऊपर कोई रिएक्शन होती ही नहीं। और मोस्टली की बात जहां तक मैं करता हूं कि अगर आपके पास 100 रिएक्शंस हैं तो 100 में 95-96 रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 या 2 होगी। कोई 2-3 रिएक्शन ऐसी बमुश्किल आपको मिलने वाली हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। तो द रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयरेस्ट, मींस ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो सकती है। रेयरेस्ट, रेयर तो अपने आप ही बताती है कि कोई चीज दुर्लभ है, रेयरेस्ट का मतलब जो बिल्कुल दुर्लभ यानी नहीं मिलने वाली। तो बच्चों ये तो बड़ा, इसको देखकर तो लगता होगा कि शायद आणविकता है मॉलिक्यूलरिटी से तो इजी कुछ है ही नहीं है। कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेते हैं और वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर कोई रिएक्शन सिंपल ना होकर कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इतना मेरे समझ में आता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहां पर हमने फोकस किया सिंपल रिएक्शन, सिंपल दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। और मिनिमम बैलेंस का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए उसकी, जैसे H2 + Cl2 = 2HCl and 2H2 + 2Cl2 = 4HCl, दोनों ही रिएक्शन बैलेंस है, बट मिनिमम बैलेंस कौन सी है? H2 + Cl2 = 2HCl, ये मिनिमम बैलेंस है। तो सिंपल रिएक्शन के लिए ये होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बच्चों सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो आपके समझ में आ गया कि रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या आप काउंट कर लीजिए, अगर वो 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी 1, अगर वो संख्या 2 है मॉलिक्यूलरिटी 2, अगर वो संख्या 3 है मॉलिक्यूलरिटी 3। लेकिन एक बात इसमें आपको जो नोटिस करना है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर के रिएक्शंस रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट मतलब प्रकृति में ना पाए जाने की कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या निकला कि केवल 3 मॉलिक्यूल्स ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप सम करेंगे उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट्स की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप सम करोगे वो संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसके लिए एक नया टर्म आया कि हमारे वैज्ञानिकों ने, मूर्धन्य विद्वानों ने क्या किया कि रिएक्शंस को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सिंपल रिएक्शन था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होती, मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। यानी सिंपली हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का दूसरा नाम लिख सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। बहुपदीय अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में होती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती तो वहां से मॉलिक्यूलरिटी कैसे उठाएंगे हम? तो जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होगी उसमें कोई पद ऐसा होगा, कोई स्टेप ऐसा होगा जो स्लो स्टेप होगा, कोई स्टेप ऐसा होगा जो फास्ट स्टेप होगा। और हम आप सभी जानते हैं कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसी रिएक्शन से रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन किया जाता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं। अगर कोई फास्ट स्टेप है तो हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग में हमने रिएक्शंस को वेलोसिटी के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया था, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। केवल काइनेटिक्स में हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं, ना बहुत स्लो वाले को पढ़ते हैं ना बहुत फास्ट वाले को पढ़ते हैं। बात चल रही मॉडरेट रिएक्शंस की। तो अब अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में हो रही है तो उसका जो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हो सकते हैं, होते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी रिएक्शन में 3 स्टेप आए, 2 स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, तो दोनों स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों में से किसी एक स्टेप में ही जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन के लिए, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है तो उसकी पूरी अभिक्रिया के लिए हम टोटल मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करते हैं तो अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, क्योंकि वो रिएक्शन अलग अलग स्टेप में हो रहा है और हम अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही इस केस में डिफाइन कर पाते हैं। तो कुछ खास बातें मैं इससे रिलेटेड आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखते हैं, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन से रिलेटेड जो बातें आपको याद रखनी है कि आपसे गलती ना होने पाए एग्जाम में, वो कौन सी बातें हैं उसका ध्यान रखेंगे। इन पॉइंट्स पर हम लोग कवर करेंगे। कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा वर्कआउट कर दिया है, एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप भूल जाए तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं से नोट्स नहीं बनाना है, ये पॉइंट्स अपने आप मोर देन इनफ। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, reactions which are completed in more than one step। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, more than one step। ऐसे रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती हैं आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप देखिए दूसरा जैसा पॉइंट है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए। मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन किन स्टेप से होकर के प्रोडक्ट तक पहुंचा। तो अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो मैकेनिज्म में एक से अधिक स्टेप होंगे और हर एक अलग अलग स्टेप की मैकेनिज्म अलग अलग डिफाइन की जाएगी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, द पॉइंट शुड बी नोटेड, ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। मींस अगर 3 स्टेप हैं तो तीनों स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग डिफाइन की जाएगी। टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, अर्थहीन, महत्वहीन। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप टोटल मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सीधा सा है कि अगर रिएक्शन कई स्टेप में हो रहा है तो अलग अलग स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। एंड द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप का आप रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। रेट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली हम आप यानी साइंटिस्ट और कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीनें मिलकर ही करती हैं। तो ऐसे में अगर वो स्लो नहीं होगी अभिक्रिया तो उसका रेट डिटरमाइन कर पाना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। किसी रिएक्शन की आपने मैकेनिज्म लिखी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितने भी स्टेप हैं उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते रहते हैं RDS, मतलब अभिक्रिया का वो स्टेप, रिएक्शन का वो स्टेप जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। एंड इट्स मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी यहाँ पे कैन बी लगा है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपसे कहा था इस चीज को कि होना और हो सकना दो अलग बातें होती हैं। किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसी स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उस मॉलिक्यूलरिटी को उस पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी माना जा सकता है, मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में वास्तव में अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही मायने रखती है, टोटल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मायने नहीं रखती। क्योंकि अभी बहुत सारे आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात तो सही है
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके जितने भी अलग अलग स्टेप है, अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी। हाँ, उन स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो स्लो स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को आप पूरे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान सकते हैं। इतनी बात आप समझिए। अब हम आपको इसके कुछ 2-3 ऐसे एग्जांपल देते हैं, वो पेड एग्जांपल, बोर्ड एग्जांपल है। बहुत कॉम्प्लेक्स आपको एग्जांपल्स नहीं देने वाला मैं, जो आप देख करके आप ध्यान दे सकें और आप आसानी से उसे निकाल सकें। बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे पेट एग्जांपल, पेट एंड पॉपुलर, मतलब जिसके बिना आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत ही अनस्टेबल लिक्विड होता है। आप उसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे चला जाए तो डिकम्पोज हो जाता है, रफ सरफेस पे गिर जाए तो डिकम्पोज हो जाता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो डिकम्पोज हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि H2O2 एक हाईली अनस्टेबल लिक्विड है। तो H2O2 के डिकम्पोजिशन को हम लेते हैं कि जब वो डिकम्पोज होता है तो क्या हो जाता है। प्राय लोग H2O2 के सोल्यूशन को 10% सोल्यूशन जो इसका होता है, बालों के कलर को सुनहरा बनाने के लिए, गोल्डन करने के लिए H2O2 के सोल्यूशन का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे सड़क पे कभी गुजरिए जहाँ कचहरी शहरों में पाई जाती है, उसके इर्द गिर्द किनारे कुछ लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं आके कान साफ करा लो, और उनको देखो तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो एक धोती कुर्ता किसी तरह से बैठे हैं और इतनी बड़ी बोतल में लिक्विड रखे रहते हैं और इतनी बड़ी सलाई लिए रहते हैं और बोलते हैं भैया यहाँ कान साफ किया था, अगर आपको सुनाई कम पड़ता तो डायरेक्ट यहीं आ जाओ। वो वही लिक्विड डाल देंगे और वो जैसे कि एक पतीले में आप चावल रख दीजिए तो भज 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 चुरता है, वैसे जैसे वो लिक्विड पड़ेगा वैसे आपके कान में भज 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 आवाज आएगी, गैस निकलेगा और आपको लगेगा कि बहुत शानदार दवाई इसके अंदर पड़ गई है और सफाया हो गया। तो साफ तो करता है क्योंकि H2O2 एक ब्लीचिंग एक्शन भी रखता है, इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन कहीं कंसंट्रेट हुआ तो आपके कान के पर्दे को भी साफ कर देगा। अगर कान के पर्दे को उसने साफ कर दिया तो इसका मतलब इधर जो आवाज एंट्री करेगी वो इधर से निकल जाएगी, वो आपके खोपड़ी तक नहीं पहुंचने वाली। इसलिए सड़क के किनारे पर बैठने वाले ऐसे लोगों से कान ना साफ कराइए जो H2O2 के घोल का दुरुपयोग करते हैं। H2O2 के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, हम लोग कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल H2O2 के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। पहला एग्जांपल यही है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और अब बड़ी मजेदार बात ये भी जान लीजिए आप लोग, बहुत सारी दुकानों पर H2O2 आपको मिलेगा, कहीं हाइड्रोजन दे दो, मतलब आते हैं कहते हैं हाइड्रोजन दे दो, आप मांगते हैं हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देते हैं। उनको पता ही नहीं पेरोक्साइड क्या है। आप उनसे ज्यादा केमिकल भाषा में बात कर लेंगे तो आपको दे ही नहीं पाएंगे, कह देंगे हमारे यहाँ ही नहीं, जबकि वो सामने रखा होगा। इसका डिकम्पोजिशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, 2H2O2 is equal to 2H2O plus O। अगर फर्स्ट साइड आप इसको देखिए तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या लगती है, ऑब्वियसली 2 लगती है। 2 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होनी चाहिए। बट इट इज एन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसीलिए आप देखने में कितना सिंपल रिएक्शन है कि एक इधर एक साइड में H2O2, दूसरी साइड में H2O और O2, आपको याद करने में भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली याद होने वाला एग्जांपल है। लेकिन रिजल्ट क्या है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 ना होकर के वास्तव में 1 होती है। अब ऐसा कैसे होता होगा, तो हम इसकी मैकेनिज्म पे जाते हैं। जब इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे आप ये सोच सकते हैं कि क्या हर रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें याद होगी, तो ये तो मुश्किल काम है, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म किसी को नहीं याद हो सकती। लेकिन ऐसे कुछ खास एग्जांपल जिनका काइनेटिक्स में या मॉलिक्यूलरिटी के को क्लियर करने में जिन एग्जांपल्स का यूज किया ही किया जाता है, उन 2-4 खास एग्जांपल्स को याद करने में कोई बुराई नहीं। अगर हम इनको याद रखते हैं तो 95% तो इसी बात की चांस है कि हमारा क्वेश्चन इसी में मिलेगा। 5% अगर आपको इतना आता है तो आप कुछ गेस करके भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉमन सेंस। जिसके पास होगा वो कर पाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट अगर आप लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट में H2O2 का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, H2O बनाता है
और एक नाइसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन। स्टेप सेकंड, H2O2 का दूसरा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है सेम मैनर में जैसे कि पहला मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि H2O2 के दोनों मॉलिक्यूल एट ए मोमेंट एक साथ डिकम्पोज नहीं होते हैं, बल्कि एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग डिकम्पोज होता है, और ये स्लो स्टेप है। थर्ड स्टेप जिसका होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। और आपको पता है जो नाइसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है या एक्टिव होता है या एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जितनी देर से हम आप बात कर रहे हैं ये यहाँ ऐसे नहीं पड़े होंगे अब तक कि आपस में मिल करके O2 फॉर्म कर चुके होंगे। तो लास्ट स्टेप में पहले और दूसरे स्टेप में बने हुए नाइसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और O2 फॉर्म करेंगे। दिस इज द फास्ट स्टेप। दो स्टेप स्लो स्टेप है, किसी भी एक स्लो स्टेप को ले लीजिए और आप देखिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कितने हैं। पहले स्लो स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है एक है, दूसरे में भी एक है। ये ना करिएगा कि एक इसका जोड़ लीजिएगा। अगर 3 स्टेप हो, 4 स्टेप स्लो स्टेप हो, कोई एक स्लो स्टेप, एक जैसे स्लो स्टेप है वो, किसी एक स्लो स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या यूं कहिए कि स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, m = 1, यहाँ पर भी m = 1, यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है, हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेजर कर नहीं सकते। तो m = 1, m = 1, सो टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, क्योंकि किसी एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही टोटल मॉलिक्यूलरिटी मानी जा सकती है, ऐसा कहा गया है। वास्तव में इसमें अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही मायने रखती है। अब दूसरा जो कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल आ गया कि इसका ऑर्डर बताइए, मॉलिक्यूलरिटी बताइए। ऑर्डर के बारे में तो हम बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आपने देखा और टप से कहा इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, क्योंकि दिख रहा है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी अपेक्षा कम की जाती है। इसके लिए आपको तैयार रहना है कि जो जितना इजी दिख रहा है हो सकता है उसके अंदर उतना ही डिफिकल्ट कुछ बैठा हो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। आपको पता होगा नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और सभी ऑक्साइड अपने अपने कुछ खास यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से जाने जाते हैं। ये उसका 5वां ऑक्साइड है और स्टेबल ऑक्साइड है। N2O5 का डिकम्पोजिशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे H2O2 का होता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिखा तो देख लेना चाहिए वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप उसके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस हो और बैलेंस के साथ साथ हो मिनिमम बैलेंस, यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहां पे डिस्प्ले होने चाहिए। तो आपको देखना है 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन यहाँ, 4 नाइट्रोजन यहाँ, 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 2 8 हो तो 10 ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन बैलेंस है। अब बैलेंस है तो प्रथम दृष्टया पहली नजर आपकी पड़ेगी, अरे बड़ा इजी रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, बट नहीं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती तो शायद ये आपसे एग्जाम में ना पूछा जाता, ये बिल्कुल मान के चलिए। इट इज आल्सो एन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। अब अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसकी भी मैकेनिज्म पर हमको जाना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या होता है। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, N2O5 का पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा NO2 प्लस NO3। NO3 जल्दी आपने सुना नहीं होगा कि NO3 भी एग्जिस्टेंस में होता है।
स्टेप में जो NO3 बना है वो आगे चल के N2O5 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। आप यहां 2 मॉलिक्यूल देख रहे हैं प्लस NO3, ये हो गया 3NO2 प्लस फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। इसमें 3 स्टेप नहीं आए H2O2 की जगह। आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप में N2O5 का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ फर्स्ट एंड स्लो स्टेप इज 1, दैट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज 1। यही आपको बताया गया है कि स्लो स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी होगी उसी को आप ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कंसीडर कर सकते हैं। सकने की बात है। दूसरा स्टेप फास्ट है, आप इसमें देख रहे हैं इसमें 2 स्पीशीज भाग ले रही हैं, लेकिन इससे हमें फास्ट स्टेप मॉलिक्युलरिटी को डिसाइड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये रिएक्शन के रेट को भी डिसाइड नहीं कर सकती। तो ऐसे में इसकी मॉलिक्युलरिटी 1, सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज 1। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैक्सिमम नंबर आप एग्जांपल से हो सकता है बातें आपके समझ में ज्यादा आ जाए। तो बच्चों ये थर्ड एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ NO2 प्लस F2 फॉर्मेशन ऑफ N2F। इसकी अगर आप फर्स्ट साइड में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 + 1 = 3, सो मॉलिक्युलरिटी शुड बी 3, बट इन एक्चुअल केस मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। दिस इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों होता है? अब इसकी जरा मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में NO2 का एक मॉलिक्यूल F2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, N2OF बनाता है और फिर एक फ्लोरीन एटम लिबरेट करता है। ये एक्टिव फ्लोरीन है। एटॉमिक स्टेट में फ्लोरीन एक्टिव फ्लोरीन कंडीशन होती है। अब सेकंड स्टेप में NO2 का सेकंड मॉलिक्यूल एक्टिव फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और NO2 बनाता है। इस तरह से दोनों स्टेप्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यही स्टेप मिलेगा। द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 molecules, 1 molecule of NO2 and 1 molecule of N2. So molecularity of the slow step is 2. So the molecularity of the overall reaction can be considered as 2. इस बात पे ध्यान रखिए कि मैं ये नहीं कहता हूं कि molecularity of this reaction is 2. The molecularity of this reaction can be considered as 2 because the molecularity of its slowest step is 2. इसको कैसे हम लोग ऐसा क्या हो सकता है कि स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी को ही पूरे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मान लेते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती? एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरी क्लास में 20-25 बच्चे बैठे हुए, 25 बच्चे बैठे हुए, कोई टॉपिक में उनको समझा रहा हूं। ओवरऑल तो उनकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है आपके चेहरे पर वो दिखता है। अगर बच्चा समझ रहा होता तो उसका फेस बहुत पॉजिटिवली दिखाई पड़ता है, अगर नहीं समझ रहा होता तो उसके चेहरे पर अलग अलग भाव भंगिमाएं बनती हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। मतलब कोशिश कर रहा होता है। एक होता है जो कोशिश कर रहा होता है तो उसका चेहरा प्रयत्नशील दिखता है, एक जो समझ रहा होता है उसका चेहरा बहुत शांत प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है, एक जो कुछ न समझ रहा होता है न समझने का इफर्ट कर रहा होता है वो केयरलेस साफ दिखता है कि इसको इससे कोई मतलब नहीं। चलिए, जो नहीं समझना चाह रहा है अगर उसको किनारे कर दिया जाए तो अगर मैं एक टॉपिक उसको समझा रहा हूं, उस टॉपिक को छोड़कर मैं आगे कब बढ़ूंगा? जब वो बच्चा समझ जाएगा जो समझने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा। दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे धीमे होते हैं। धीमे मतलब पढ़ाई में। अब एक टीचर का टारगेट क्या होता है कि तेज बच्चों को पढ़ा करके तेज बच्चे समझ गए वो आगे बढ़ जाएगा, या जब क्लास का जो सबसे धीमा बच्चा है जब वो कर लेगा तब वो आगे बढ़ेगा। अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरी कोशिश ये होगी, अगर मुझे पता है कि क्लास का ये वाला स्टूडेंट ऐसा, ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं या फला स्टूडेंट ऐसा है,
जो थोड़ा धीमे लिखता है, जो थोड़ा सा वीक है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि अगर ये कर लेगा तो और बच्चे तो कर चुके होंगे। तो हमारी क्लास की जो स्पीड है वो किससे डिसाइड हो रही है? क्लास के स्लोएस्ट स्टूडेंट से डिसाइड हो रही है। अगर हम क्लास के फास्ट स्टूडेंट से डिसाइड करते तो हो सकता था एक टॉपिक हम 5 मिनट में क्लियर करके आगे बढ़ जाते, और अगर क्लास के स्लो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं हो सकता है 16 मिनट लग जाए। तो बच्चे का वेट कर रहे हैं, वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, अच्छा समझ गया तो अभी लिख रहा है तो लिख पाया कि नहीं लिख पाया। तो जिस तरीके से एक क्लास की स्पीड को वास्तव में क्लास का सबसे स्लो बच्चा डिसाइड करता है, अगर टीचर उस पर फोकस किए हुए है तो मैं तो यही करूंगा, दूसरों का नहीं कर सकता। उसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को, उसके जितने भी अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है। ये मेरी ओपिनियन है। आगे इसके पीछे आगे पीछे आप पढ़ते रहिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। एक और एग्जांपल, अब तक आपने ये दो मॉलिक्यूल वाले एग्जांपल देखे, इसीलिए थोड़ा ये गुच्छेदार, जिसमें लगता है हाँ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट 6 मॉलिक्यूल प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 3 मॉलिक्यूल्स। मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 6 + 3 + 1 = 10 होनी चाहिए। बट है क्या? नेचर में आज तक मॉलिक्यूलरिटी = 3 वाले रिएक्शन ही बहुत रेयर मिले हैं। यानी जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है वही अपनी संख्या में बहुत रेयर है, उससे आगे की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी, वो यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। लेकिन जो हम लोगों ने आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी पढ़ी है वो पूरी तरीके से सही। उसको आप यूं समझिए, कोलिजन से ही, मॉलिक्यूलर कोलिजन से ही रिएक्शन प्रोसीड करता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन से ही होता है। अब मॉलिक्यूलर कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यदि इफेक्टिव कोलिजन की संख्या आप किसी भी वजह से बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सामान्यतः 2 मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में। 3 मॉलिक्यूल का कोलिजन भी होगा, वो रेयर होगा जो प्रॉपर, मतलब 3 मॉलिक्यूल का कोलिजन प्रॉपर हो वो रेयर होगा, मतलब वो ना के बराबर होगा। इसको आप ऐसे समझिए, सड़क पे आप जा रहे हैं, ढेर सारे लोग जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट होता है तो क्या आप देखते हैं कि 3 लोग आपस में टकरा गए, 10 लोग आपस में टकराए, 10 मरे पड़े? बिल्कुल नहीं। टक्कर जो होती है इफेक्टिव, वो 2 पार्टियों की दिखाई पड़ेगी। हाँ, कहीं ऐसा हुआ कि 2 लोग लड़ रहे थे, गलती से तीसरा आ गया, वो भी फिसल गया। तो वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी का कि मैक्सिमम ट्राइमॉलिक्यूलर, मैक्सिमम ट्राइमॉलिक्यूलर, वो बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम ट्राइमॉलिक्यूलर जैसे कि रोड के एक्सीडेंट में बहुत रेयर कहीं आप देखते हो कि एक 3 लोग आपस में टकराए हो, तीनों समान रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। तो ज्यादातर रिएक्शंस आपको यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर की तादाद सबसे ज्यादा होगी, ट्राइमॉलिक्यूलर बहुत कम है। तो फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मैक्सिमम 3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से अधिक का कोलिजन पॉसिबल नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट जो आर्हेनियस के द्वारा प्रपोज की गई वो पूरी तरह सही है, बट मॉलिक्यूलरिटी की जो डेफिनेशन दी गई शुरुआत में, जो साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई, वो पूरी तरीके से सही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसी का बिल्कुल सटा हुआ टॉपिक है जो इसके बिना अधूरा है, जिसके बिना ये अधूरा है। जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बात करते हैं, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो 99% इसी बात की संभावना है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कनेक्ट करता हुआ आएगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज्यादातर तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
इसमें जो कुछ भी बातें की गई मैक्सिमम बातें थ्योरेटिकल थी, कुछ जहां मैकेनिज्म की बात आई है वो बातें एक्सपेरिमेंटल है। शेष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जो जस्ट इसके बाद आप कंटिन्यू आपकी क्लासेस आपके सामने आती रहे। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और